गुड मॉर्निंग क्लास। कल तक हम लोगों ने ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगला एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसको कई बुक्स के अंदर हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट के नाम से भी दिया जाता है। ठीक है, अब हर्शी एंड चेस ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अगेन एक और एक्सपेरिमेंट किया जो मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी का जो एक्सपेरिमेंट जो यू शेप टेस्ट ट्यूब का था। ठीक है, उसके अलावा भी हर्शी और चेस ने अपने एंड से भी एक और एक्सपेरिमेंट किया ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो हर्शी और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था इसमें उन्होंने बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस का भी यूज़ किया। ठीक है, अब कौन सा वायरस यूज़ किया? एक वायरस होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, एक वायरस होता है विच इज़ कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो एक्सक्लूसिवली दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है। ठीक है, मतलब बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करता है, वहाँ अंदर मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो वो बैक्टीरिया की जो बॉडी है, ठीक है, उसका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको तोड़ता है, तोड़ करके बाहर निकल जाता है, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये फंडा होता है बैक्टीरियोफेज का। तो इसी तरीके से एक बैक्टीरियोफेज था जिसको कहते हैं T2 बैक्टीरियोफेज। एक टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज है, इसको कहते हैं T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज को लिया और एक बैक्टीरिया लिया जिसको हम लोग कहते हैं एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एक बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई जिसको कि शॉर्ट में ई कोलाई कहा जाता है, और ये ई कोलाई जो है नेचुरली हमारे इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए ई कोलाई जो है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। ठीक है, तो हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से अगर हम लोग ई कोलाई आइसोलेट करने जाएं तो हमारे जो इंटेस्टाइन्स है उसमें से भी ई कोलाई आइसोलेट हो सकता है, या फिर हमारे माउथ के अंदर से भी ई कोलाई आइसोलेट हो सकता है। हमारे माउथ में भी ई कोलाई जो है लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या लिया? T2 बैक्टीरियोफेज लिया और लिया ई कोलाई को। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कैसे किया? ठीक है, बेसिकली इन्होंने ये किया कि जो ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई की इन्होंने 2 कॉलोनीज को ग्रो किया पेट्री प्लेट के ऊपर। ठीक है, ई कोलाई की 2 कॉलोनी को ग्रो किया, दोनों को पेट्री प्लेट पे ग्रो किया। ठीक है, अब दोनों जो कॉलोनीज थे दोनों को जो है 2 अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड की। एक जो ई कोलाई की कॉलोनी थी इसको प्रोवाइड किया रेडियो एक्टिव सल्फर S35। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर S35 प्रोवाइड किया एक बैक्टीरियल कॉलोनी को, और दूसरे को प्रोवाइड किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32। ठीक है, एक को प्रोवाइड किया रेडियो एक्टिव सल्फर S35 और दूसरे को प्रोवाइड किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32। ठीक है, अब इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव ये था कि ई कोलाई जब ऐसे कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करेगा जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया के सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। फंडामेंटल ये था। ठीक है, अब ये जो सल्फर है ये बैक्टीरिया के अंदर जो नए प्रोटीन्स सिंथेसाइज हुए होंगे उनका पार्ट बना। ठीक है, और ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है ये बैक्टीरिया के अंदर जो नया डीएनए बना होगा, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो नया डीएनए बना होगा, रेप्लिकेट हुआ होगा डीएनए, ठीक है, उस डीएनए का पार्ट बना ये। ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब आगे क्या किया? आगे ये किया कि हर्शी और चेस ने दोनों कॉलोनी के अंदर बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, क्या किया?
दोनों कॉलोनी के अंदर बैक्टीरियोफेज को उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज को जब इन कॉलोनीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो फिर बैक्टीरियोफेज ने इस कॉलोनी के बैक्टीरिया को भी क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया, उसको मतलब फिर बाद में किल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या किया, सेम चीज़, बैक्टीरिया को अटैक किया होगा, उसके अंदर ग्रो किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा और बाद में बैक्टीरिया को मार दिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि उन्होंने ये जो बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज को लिया। ठीक है, अब इस बैक्टीरियोफेज को लेकर के जो बैक्टीरियोफेज इस कॉलोनी को इन्फेक्ट किया होगा उसको अलग से सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली क्या होता है कि इतना हाई स्पीड पे हम लोग कोई भी सस्पेंशन को रोटेट करते हैं कि वो सस्पेंशन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो उनके डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है सस्पेंशन में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाले बैक्टीरियोफेज को अलग से सेंट्रीफ्यूगेशन किया और ये वाला जो बैक्टीरियोफेज था इसको अलग से सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर जनरली क्या होता है, कोई भी लिविंग सेल को जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, तो डीएनए जो है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे सेटल डाउन होता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर में आरएनए होता है, आरएनए के बाद में आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग होते हैं और प्रोटीन्स के बाद में बाकी जो सेल के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं वो सबसे ऊपर में आती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से डेंसिटी के हिसाब से जब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब अलग होता है तो जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इसी तरीके से सारी चीज़ें अलग हुई होंगी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद में, ठीक है, उन्होंने ये वाले कॉलोनी के जो बैक्टीरियोफेज था, ये वाले कॉलोनी का जो बैक्टीरियोफेज था उसके अंदर चेक किया कि डीएनए के अंदर कौन सा सब्सटेंस है, आरएनए के अंदर कौन सा सब्सटेंस है और प्रोटीन के अंदर कौन सा सब्सटेंस है। तो उनको डीएनए में रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला, आरएनए में रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। ठीक है, और उनको किस में मिला रेडियो एक्टिव सल्फर, प्रोटीन के अंदर उनको रेडियो एक्टिव सल्फर मिला। ठीक है, उसके बाद जब इस कॉलोनी के बैक्टीरियोफेज जो था उसको जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसमें उनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो इमीडिएटली डीएनए के अंदर देखने को मिला। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि डीएनए एक्चुअली जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए रहा होगा उस डीएनए के अंदर पहले ये फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट हुआ होगा। ठीक है, और बैक्टीरिया का डीएनए जब बैक्टीरियोफेज के अंदर चला गया तभी तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए में हमको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देखने के लिए मिला। ये जो बैक्टीरिया था इसके डीएनए में पहले फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जब इस बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया तो बैक्टीरियोफेज जनरली उसका मैकेनिज्म क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जितने भी प्रोटीन्स है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं तुम्हारे घर गई तो तुम्हारे घर जाकर के तुम्हारे घर का सब सामान मैं चोरी करके ले आई, इस टाइप का मामला है कुछ। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर जाता है और उसके अंदर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, जो भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ों को लूट लेता है और बैक्टीरिया को भी मार के निकल जाता है। ठीक है, तो अगर इस बैक्टीरिया के डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था तभी बैक्टीरियोफेज के अंदर भी आया होगा। तो इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला तो इस एक्सपेरिमेंट से ये एस्टैब्लिश हुआ कि अगेन डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि तभी भी कई लोग बिलीव करते थे कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से वंस एंड फॉर ऑल फाइनली एस्टैब्लिश हो गया कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सो दिस वाज द हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नाउ coming to our next and the most important topic, that is DNA replication। ठीक है, अब DNA replication के बारे में बात करें तो सबसे पहले वर्ड आता है कि replication का मीनिंग क्या है। ठीक है, replication का मीनिंग होता है
to produce or to make exact same copies of self. Okay, to produce or to make exact same copies of itself. To produce or to make exact same copies या carbon copies of itself or a substance. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस होगा जहाँ पे डीएनए जो है अपनी खुद की मल्टीपल कार्बन कॉपीज़ जो है क्रिएट करता है। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली ये जो रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ये ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब डीएनए जो है इसको कुछ चीज़ों के एंजाइम्स की हेल्प लगती है, अदरवाइज डीएनए जो है वो इटसेल्फ केपेबल होता है रेप्लिकेशन को करने में। ठीक है, तो उसको बाहर दूसरे एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसको सर्टेन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज डीएनए जो है अकेला ही ये काम कर लेता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डीएनए में ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेल साइकिल के एस फेज़ यानी कि सिंथेसिस फेज़ में होता है। सेल साइकिल हम लोग सब लोग पढ़े हैं। ठीक है, G0 होता है, G1, S और G2। ठीक है, तो जो S फेस यानी कि सिंथेसिस फेस होता है सेल साइकिल का, उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है रेप्लिकेशन का। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहने का मीनिंग क्या है कि सपोज अगर डीएनए का ये 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होगा कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड जो है, ठीक है, इसके अगेंस्ट एक नया स्ट्रैंड जो है बनेगा। ठीक है, मतलब अगर इस तरीके से हम लोग देखें कि सपोज ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, दोनों के बीच में पहले इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन था। ठीक है, अब जब रेप्लिकेशन होने वाला होता है तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं स्ट्रैंड ए और इसको मान लेते हैं स्ट्रैंड बी। ठीक है, तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये किसके जैसे एक्ट करेंगे? टेम्पलेट के जैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, और ए स्ट्रैंड के अगेंस्ट एक नया स्ट्रैंड बनेगा और बी स्ट्रैंड के अगेंस्ट एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो जो नया डीएनए बनेगा वो आधा पुराना और आधा नया रहेगा। ठीक है, नया डीएनए जो बनेगा रेप्लिकेट होकर के उसमें आधा डीएनए पुराना होगा और आधा डीएनए क्या होगा? नया होगा। तो इस तरीके का जो रेप्लिकेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है? समझ में आया जितेश? समझ आया पक्का? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, अब इसमें जो कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है तो आधा डीएनए पेरेंट का ही रहता है, पेरेंट डीएनए का, और जो बाकी आधा डीएनए रहता है दैट इज द न्यू डीएनए विच इज सिंथेसाइज। ठीक है, तो अब ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन जो है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने किए थे। जैसे कि अभी हम लोग देखिए हर्शी एंड चेज ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया था, तो वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो आई थिंक कि हम लोग उस चीज़ को स्किप करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स को स्किप करते हैं, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअल रेप्लिकेशन क्या, कैसे, कब होता है उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है इसमें मैंने क्या बोला कि डीएनए को सर्टेन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बिना एंजाइम्स के ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में ये जो प्रोसेस है ये भी सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स होते हैं वो कम होते हैं और काफ़ी सिंपल होते हैं।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोवाइडेड है कि उनके अंदर डीएनए की क्वांटिटी यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में कम होती है, तो उनके अंदर रेप्लिकेशन भी जल्दी हो जाता है और इजीली हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोट्स का देखें तो यूकैरियोट्स के अंदर मशीनरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है कि ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत हमको जनरली पड़ती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में कम एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं और यूकैरियोट्स में ज़्यादा एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? फर्स्ट होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? रेप्लिकेशन होने के टाइम पर, ठीक है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाना। मतलब पॉलीमरेज जो नाम है ये क्या सिग्निफाई करता है कि ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का बेसिक काम क्या है कि नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाना, पॉलीमराइजेशन करते जाना। ठीक है, तो हम लोग इसको जनरली डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको अपना काम स्टार्ट करने के लिए डीएनए के टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना डीएनए के टेम्पलेट के डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है, अब इतना समझ गए। चालू भाषा में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और उससे भी चालू भाषा में मैं इसको बोलती हूँ डीएनए पॉल। ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ डीएनए पॉल। ठीक है, अब यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये बेसिकली 5 टाइप का होता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। 5 टाइप का होता है यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये 5 टाइप के जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, ठीक है, इन सभी का अपना अपना सेपरेट फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है ये एक्चुअली पॉलीमराइजेशन में यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फंक्शन क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है इट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, बीटा इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिपेयर। अगर पूरे प्रोसेस में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए कौन रिक्वायर्ड होता है? डीएनए पॉलीमरेज बीटा। उसके बाद देन वी आर हैविंग गामा। ठीक है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और ये जो एप्सिलॉन है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ये जो है ये काफ़ी रेयरली यूज़ होता है। नेचुरली ये हमारी बॉडी में ऐसे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हीला सेल्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हीला सेल्स। हीला सेल्स के अंदर जब रेप्लिकेशन होता है तब उसमें जो है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन यूज़ होता है।
ठीक है। अब ये हीला सेल्स होते क्या हैं, इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगी। एक लेडी थी जिसका नाम था हेनरिएटा लैक्स, ठीक है। एक लेडी थी जिनका नाम था हेनरिएटा लैक्स। हेनरिएटा लैक्स जो थी वो कैंसर पेशेंट थी, ठीक है। उसके बॉडी में जो कैंसर, जिस भी टाइप का कैंसर था, वो काफ़ी फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा था और काफ़ी जल्दी उसकी बॉडी जो है कैंसर के सेल से अफेक्टेड हो गई, ठीक है। तो भाई जब उसकी डेथ होने वाली थी, ठीक है, तो उस टाइम पे उसने अपनी बॉडी को कैंसर के रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया था, ठीक है। तो जब वो उसकी डेथ हुई तो उसके बॉडी से कैंसर के जो सेल्स थे, कैंसर के सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया और वो जो कैंसर के सेल्स थे उनको लैब के कंडीशन में, लिविंग कंडीशन में मेंटेन रखा गया, ठीक है। तो जो हेनरिएटा लैक्स की बॉडी से जो कैंसर के सेल्स लिए गए थे उससे जो है एक सेल लाइन क्रिएट की गई। सेल लाइन क्रिएट करना मतलब कि जब कोई भी सेल है, सेल को ले करके अगर हम लोग आर्टिफिशियली लैब में केमिकल्स प्रोवाइड करके उसको लिविंग कंडीशन में बार बार हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं उस पर्टिकुलर सेल को, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल लाइन को क्रिएट करना, ठीक है। तो हेनरिएटा लैक्स के बॉडी के जो कैंसर सेल्स थे उसको यूज़ करके एक सेल लाइन क्रिएट की गई। उस सेल लाइन को हम लोग कहते हैं हीला सेल्स। तो हेनरिएटा का ही और लैक्स का LA, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हीला सेल्स कहते हैं। तो हीला सेल्स बेसिकली क्या है, कैंसेरियस सेल्स है जिनका कि सेल लाइन मेंटेन किया गया है और ये जो सेल लाइन होती है इसको एक्सक्लूसिवली हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन है वहाँ काम आता है कि हीला सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, रिसर्च पर्पस के लिए, सिर्फ स्टडी करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे काम की क्या क्या है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। सबसे ज़्यादा हमारे काम का क्या है, डेल्टा, ठीक है। तो क्योंकि पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है वो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है और पॉलीमरेज डेल्टा इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि ये 200 बेस पेयर्स पर सेकेंड की स्पीड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। पर सेकेंड 200 बेस पेयर्स जो है उनको ऐड कर सकता है, उनका पॉलीमराइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो सोचो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं और हर सेकेंड में 200 बेस पेयर के हिसाब से ऐड कर रहा है। तो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में कितने बेस पेयर ऐड करेगा, ठीक है। तो इतने ज़्यादा बेस पेयर्स जो है वो 1 सेकेंड के अंदर 1 मिनट के अंदर जो है DNA पॉलीमरेज डेल्टा ऐड कर सकता है। और जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जो ई कोलाई होता है, ठीक है, ई कोलाई के अंदर ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसका DNA इतना छोटा है कि भाई रेप्लिकेशन होते होते जो है आराम से आधे घंटे में पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो जाता है। ह्यूमंस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ई कोलाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। तो चलो एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब जो एक्चुअल प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस पे आते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, 1-2 एंजाइम्स और हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताना है। वी आर हैविंग DNA प्राइमेस, जिसको कि हम लोग RNA पॉलीमरेज भी कहते हैं। Then we are having helicase, then we are having DNA ligase, ठीक है। अगेन
डीएनए प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज है, हेलिकेज है और डीएनए लाइगेज है। इनका भी क्या फंक्शन है? सबसे पहले डीएनए प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करते हैं। डीएनए प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ठीक है, ये रेप्लिकेशन के टाइम पे तब सीन में आता है, जो मैंने बोला ना कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, उसको डीएनए एज अ टेम्पलेट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो जो डीएनए एज अ टेम्पलेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सीन में आता है? आरएनए पॉलीमरेज सीन में आता है, ठीक है। तो जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है अटैच हो जाता है और आरएनए का एक छोटा सा टेम्पलेट जो है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 बेस पेयर का एक छोटा सा आरएनए का टेम्पलेट बनाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि जब नए न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ते जाते हैं तो उनको एक बेस प्रोवाइड होता है। तो जो आरएनए का टेम्पलेट है, वहाँ से जो है डीएनए के जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एडअप होते जाते हैं, उनको बेस मिलते जाता है, और जब डीएनए का एक नया लंबा फ्रैगमेंट बन जाता है, तब ये जो आरएनए का टेम्पलेट बना हुआ होता है ये सेपरेट आउट हो जाता है और निकल जाता है वहाँ से। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, नए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको ऐड करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है, और वहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम जो है वो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को अनवाइंड करने में या ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अगर हेलिकेज एंजाइम सीन में आता है, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि जब तक दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूटेगी तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा कैसे, है ना। तो हेलिकेज एंजाइम जो है डीएनए की अनवाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें हेल्प करता है हेलिकेज। एंड फाइनली वी आर हैविंग द डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? डीएनए लाइगेज का काम है कि भाई जब नया, ये पुराना स्ट्रैंड है, ठीक है, पुराने स्ट्रैंड के अगेंस्ट जब नया स्ट्रैंड बन रहा है तो पुराने और नए स्ट्रैंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का डायरेक्ट फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू जॉइन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से सारे जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए। इसके अलावा एक प्रोटीन होता है जिसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, SSB प्रोटीन, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये जो SSB प्रोटीन होता है ये भी रेप्लिकेशन में एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स और प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, चल अब एक्चुअल प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो कम से कम 4 से 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो एक ऐसा रीजन है या ऐसा जगह होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जनरली क्या हम लोग सोच के चलेंगे, रेप्लिकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं अगर, तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगर डीएनए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो रेप्लिकेशन भी यहीं से स्टार्ट होना चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो भाई डीएनए का पूरा पार्ट तो कोडिंग रीजन नहीं होता है, ठीक है, तो पर्टिकुलर लोकेशन होता है या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाता है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस लोकेशन को हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शॉर्ट में ओराई साइट कहा जाता है, ओके, इन शॉर्ट इट इज़ नोन एज द ओराई साइट, ठीक है। तो ओराई साइट जो होता है वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होता है या तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकता है जहाँ से रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये जिस जगह पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, उस यूनिट को, उस एरिया को हम लोग कहेंगे रेप्लिकॉन, ठीक है। जिस जगह पे ओराई साइट प्रेजेंट होगा उस यूनिट को, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन कहेंगे। तो रेप्लिकॉन इज दैट पार्ट ऑफ द डीएनए फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन इनिशिएट्स और फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन विल स्टार्ट, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जनरली एक ही सिंगल रेप्लिकॉन होता है क्योंकि उनका डीएनए शॉर्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोट्स का डीएनए क्योंकि इतना लंबा चौड़ा होता है तो यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल रेप्लिकॉन्स होते हैं, ठीक है। एक सिंगल रेप्लिकॉन नहीं होगा यूकैरियोट में, यूकैरियोट में मल्टीपल रेप्लिकॉन्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स जो है उसके अंदर एक ही सिंगल रेप्लिकॉन होता है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन जो होता है, ठीक है, वो होता है हमेशा बाई डायरेक्शनल, ठीक है। रेप्लिकेशन विल ऑलवेज बी बाई डायरेक्शनल, मतलब अगर डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये, तो रेप्लिकेशन जो है, पहला रेप्लिकेशन इधर से इधर भागेगा और दूसरा रेप्लिकेशन जो है इधर से इधर भागेगा। तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेशन जो है वो मूव करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि रेप्लिकेशन इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, okay. The second step is activation of deoxyribonucleotides, ठीक है। अब deoxyribonucleotides जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका होता है DAMP, ठीक है, DAMP, देन DTMP, DCMP एंड DGMP। फुल फॉर्म इसका बता सकते हो पॉसिबली? डीऑक्सी एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, बाकी का बताओ। हाँ, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होते हैं, ये इनएक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो इनएक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है इनका एक्टिवेशन करना पड़ता है, ठीक है। एक्टिवेशन करने पे क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट लगती है, एनर्जी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मोनोफॉस्फेट है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें फॉस्फेट जो है किस फॉर्म में होता है, PO4 इस फॉर्म में रहता है। तो और फॉस्फेट ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मोनोफॉस्फेट है ना, तो हमको और फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे और क्या क्या लगता है, ATP लगता है, फॉस्फेट ग्रुप्स लगते हैं, और यहाँ पे एक और एंजाइम लगता है फॉस्फोरिलेज, ठीक है। यहाँ पे एक और एंजाइम लगता है
फॉस्फोरिलेज। तो फॉस्फोरिलेज क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप है उसको ऐड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है जब एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप है उसको ऐड कर देगा एनर्जी के हेल्प से। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, DATP, फिर DTTP, DCTP एंड DGTP। फुल फॉर्म हम लोग इसका क्या बोलेंगे, डी एडिनिलिक ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनाइलिक ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिलिक ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिलिक ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी ग्वानिडिलिक ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म लिखूं कि लिख लोगे खुद से, लिख लोगे? फिर से रिपीट कर रही हूँ, डीऑक्सी एडिनिलिक ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिलिक ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिलिक ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी ग्वानिडिलिक ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनका एक्टिवेशन हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर रेडी फॉर व्हाट, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, दे आर रेडी फॉर पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ न्यू DNA स्ट्रैंड। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में होता है इनिशिएशन। ठीक है, अब इनिशिएशन जो होता है, इनिशिएशन को स्टार्ट कहाँ से होगा, ये पूरा प्रोसेस ओराई साइट से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं ORC। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ORC, यानी कि ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ORC यानी कि ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ओराई साइट। ठीक है, अब ये जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जैसे ही ओराई साइट को आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज दिस इज द ओराई साइट। ठीक है, अब ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो है उसने ओराई साइट को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही ORC ने ओराई साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया तो इमीडिएटली सीन में कौन आता है, हमारे सबसे प्यारे बंधु हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम के बगैर कोई काम धाम नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन आके अटैच हो जाएगा, हेलिकेज एंजाइम जो है वो आकर के अटैच हो जाएगा। हेलिकेज एंजाइम जैसे ही ओराई साइट के साथ में अटैच होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टूटने लगेगी। अब एक चीज़ क्या ध्यान देना कि ओराई साइट तो बीच में है, DNA के बीच में है ओराई साइट। ठीक है, अब हेलिकेज कहाँ से काम करना चालू करेगा, ओराई साइट से आगे की तरफ काम करना चालू करेगा। तो पीछे के स्ट्रैंड का क्या होगा, पीछे का स्ट्रैंड एज इट इज़ रहेगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओराई साइट के पास से ही ब्रेक होगी। ठीक है, अब सपोज अगर ऐसा मान ही लेते हैं हम लोग कि हेलिकेज एंजाइम जो है वो ओराई साइट से ही काम करना चालू करेगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे ओराई साइट है, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम यहाँ से काम करना चालू करेगा और यहाँ पे पीछे में ओराई साइट नहीं है, बीच में है ओराई साइट। ठीक है, तो जब हेलिकेज एंजाइम यहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा बीच में से और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, ठीक है, तो हेलिकेज एंजाइम का भी कुछ रेंज ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, कि भाई इतना बेस पेयर तक वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो हेलिकेज एंजाइम जैसे जैसे काम करना स्टार्ट करेगा तो इस तरीके से एक बबल के जैसा स्ट्रक्चर जो है बनेगा। हाँ, बबल के जैसा स्ट्रक्चर, बबल बना है यहाँ पे बीच में,
बबल के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सपोज जो आपका हेलिकेज एंजाइम है भाई वो इतने बेस पेयर तक, हम लोग मान लेते हैं 6 बेस पेयर है, ठीक है, 6 बेस पेयर दूर तक उसका रेंज ऑफ एक्शन है। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, उसने यहाँ से काम करना स्टार्ट किया है तो पीछे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इट इज़ है, सामने में जहाँ तक उसका रेंज है सिर्फ वहीं तक वो अनवाइंडिंग करेगा और उसके आगे यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इट इज़ है। तो जितना उसका रेंज है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बेस पेयर तक हम लोग मान लेते हैं। इतने पोर्शन को वो क्या कर देगा, अनवाइंड कर देगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहा है हेलिकेज यहाँ पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी से एनर्जी डिराइव करके हेलिकेज एंजाइम जो है काम करेगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल जो है उसको बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं दोनों अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें से एक स्ट्रैंड जो है जो कि 3-5' के डायरेक्शन में रन करेगा, जो स्ट्रैंड 3' से 5' के डायरेक्शन में रन करेगा, इट विल बी नोन एज द लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, इट विल बी नोन एज द लीडिंग स्ट्रैंड। और जो स्ट्रैंड 5' से 3' के डायरेक्शन में भागेगा, दैट विल बी नोन एज द लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। जो 3' से 5' की तरफ जाएगा वो लीडिंग, और जो 5' से 3' के डायरेक्शन में रन कर रहा है दैट विल बी नोन एज द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, ठीक है, यानी कि रेप्लिकेशन बबल की जो कंडीशन है इसको स्टेबिलाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्टेबिलाइज नहीं हुआ तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो यहाँ सीन में कौन आता है, यहाँ सीन में आते हैं SSB प्रोटीन्स, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं दे विल कम एंड दे विल अटैच देमसेल्व्स टू बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA. Okay, and the SSB proteins they will help to maintain this particular condition of the DNA strand. ठीक है, तो यहाँ पर हेलिकेज ने अनवाइंडिंग कर दी, SSB प्रोटीन्स आकर के इंडिविजुअल स्ट्रैंड के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन कर जाएंगे और स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब SSB प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इन्होंने स्टेबिलाइज कर दिया स्ट्रक्चर को, तो इसके बाद जो है अगेन पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो इस कंडीशन को और आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हमारे पास एक और सेट ऑफ एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं टोपो आइसोमरेज 1 and 2। ठीक है, again another set of enzymes we are having, that is topoisomerase 1 and topoisomerase 2। ठीक है, तो topoisomerase 1 और topoisomerase 2 जो है ये क्या करते हैं, ये हेलिकेज को हेल्प करते हैं आगे के स्ट्रैंड को अनवाइंड करने में। ठीक है, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2 जो हैं ये क्या करते हैं, ये हेलिकेज की हेल्प करते हैं DNA के स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करने में। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज 1 और 2 जब सीन में आ जाता है उसके बाद फाइनल कंडीशन हमको कैसे देखने के लिए मिलेगी, DNA की फाइनल कंडीशन भाई ऐसी हो जाती है कि सपोज दिस इज़ द नॉर्मल पार्ट। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2 जब सीन में आ जाएंगे तो ऐसा होगा कि आगे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाने से DNA जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द replication fork. This structure is known as the replication fork.
ठीक है। और ये टिपिकल है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कि भाई रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो बनेगा और ज़रूर बनेगा। क्लियर है? आज मैं इतने पर ही कंक्लूड करूँगी क्योंकि आगे बताऊँगी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद जो है अपने पास 1 2 3 स्टेप्स और हैं, ठीक है। तो वो जो तीनों स्टेप्स है डीएनए रेप्लिकेशन के, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हेलिकेज का फंक्शन, टोपोआइसोमरेज 1 और 2 का फंक्शन, रेप्लिकेशन बबल, लीडिंग और लैगिंग समझ में आया, रेप्लिकेशन फोर्क पक्का क्लियर है सबको? ठीक है। एक काम करना, घर जाना, नोटबुक में रेप्लिकेशन फोर्क बनने तक के जितने भी इवेंट्स हैं, तुम लोग की टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, रेप्लिकेशन फोर्क बनने तक के जितने भी इवेंट्स हैं उसको एक बार और रिवाइज करना और पढ़ना, ठीक है। तो जो मैंने समझाया है उसमें तुम लोगों को क्लैरिटी आएगी, ठीक है। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो अभी बताओ, अभी उसको क्लैरिफाई करते हैं। पक्का? पीछे वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो यहाँ पर है, ठीक है। तो हेलिकेज कहाँ से काम करेगा? यहीं से काम करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से आगे की तरफ। अब हेलिकेज आगे की तरफ काम कर रहा है तो टोपोआइसोमरेज 1 और 2 तो उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं, तो वो भी आगे की तरफ ही काम करेंगे, है ना। तो दूसरे एंड से जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसके ऑपोजिट एंड से पूरा डीएनए जो है ओपन हो जाएगा और इस तरीके से रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। वो कौन-कौन से एनर्जी रिक्वायर्ड है? एटीपी ही रिक्वायर्ड होता है सब जगह। फॉस्फोराइलेज और एक और फॉस्फोरिलेज इज द एंजाइम। फॉस्फोरिलेज जो है वो एंजाइम है जो कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में हेल्प करता है। जो DAMP, DTMP उस फॉर्म में था, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में था, तो मोनोफॉस्फेट को अगर ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है ना, तो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए फॉस्फोरिलेज एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट था। तो उसका काम एक्सक्लूसिवली क्या है? एक्टिवेशन करना और फॉस्फेट ग्रुप्स को ऐड करना न्यूक्लियोटाइड में, उनको एक्टिवेट करना, ठीक है। फॉस्फोरिलेज जो है वो यहाँ पर कहीं नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के एक्टिवेशन के लिए है, यहाँ पर कहीं नहीं है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो रेप्लिकेशन बबल को और रेप्लिकेशन फोर्क को स्टेबिलाइज करने का काम करते हैं। मतलब कि जब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो जब सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में डीएनए के अटैच होता है तो वो क्या करता है कि डीएनए को आपस में, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों को आपस में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से रोकता है, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई तो फिर सारा किया धरा काम तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो SSB प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से और दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से रोकते हैं और स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करके रखते हैं, ठीक है। क्लियर है? पक्का?